हेलो, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम जैसा कि लेके चल रहे थे पार्लियामेंट की सीरीज़। तो इंडियन पॉलिटी में ये हम पार्लियामेंट में अभी तक हमने क्या देखा, हमने लोकसभा के स्पीकर तक हमने देखा। लोकसभा की स्पीकर की कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उनको हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा का स्पीकर है उसके कुछ रोल्स हैं, उसके कुछ रोल हैं, पावर्स हैं और उसके फंक्शंस हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है कि जो आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं स्पीकर के बारे में, अगर आप उसको नहीं देखे हैं उस वीडियो को और यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं तो मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हों। तो अगर आप सीधे इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो पार्लियामेंट की जो सीरीज़ चल रही है उसमें पहले की वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे जैसे अभी तक क्लियर होते आए हैं लक्ष्मीकांत के थ्रू, और भी नोट्स को इसमें ऐड किया गया है। तो एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत उठा के मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको पॉलिटी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फ़िलहाल तो ये मेरा दावा है, बाकी आप पढ़ें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, हम उस चीज़ को ऐड ऑन कर देंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है लोकसभा स्पीकर के रोल, पावर्स और फंक्शंस। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो हेड होता है लोकसभा का और इसके रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है। लोकसभा का हेड होता है और लोकसभा का ये रिप्रेजेंटेटिव होता है मेन। ठीक है। अगर हम कहें कि लोकसभा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है तो जनरली लोग प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। लोकसभा का हेड और रिप्रेजेंटेटिव आपका है लोकसभा स्पीकर। इसके बाद हम बात करते हैं गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमेटीज़। तो वो जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, या पूरा का पूरा हाउस है या उसकी कमेटीज़ हैं, तो उनके जो भी पावर्स और प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है, उनका ये गार्डियन होता है, उनका ये अभिभावक होता है। मतलब कि जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उन सब की जितनी भी पावर्स होंगी, उनको प्रिविलेजेस यानी कि जो फ़ायदे मिल रहे हैं, जो अलाउंसेस या जो भी चीज़ें उनको मिल रही हैं, हर एक चीज़ का गार्डियन जो है वो आपका लोकसभा स्पीकर होगा। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं उनका भी गार्डियन है, और पूरे के पूरे हाउस यानी लोकसभा का भी ये गार्डियन होता है। उसके बाद प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस, हाउस का वो प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है, इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। फिर हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज़ फाइनल। अगर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री मैटर की तो किसका डिसीजन फाइनल है? लोकसभा स्पीकर का। ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते समय अक्सर कुछ नोट्स में सब चीज़ें बहुत बेसिक से नहीं दी होती और हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। और यूपीएससी में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को आते हैं जिनको हम हमेशा स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें नहीं छोड़नी है। फिर डिराइव्स हिज पावर थ्रू द 3 सोर्सेज। जो उसकी पावर है, लोकसभा स्पीकर की जो पावर है वो उसको 3 सोर्सेज से मिलती है। सबसे पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उसको पावर मिलती है। दूसरा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, मतलब जो लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स वगैरह हैं उनसे आपका लोकसभा के स्पीकर को पावर मिलती है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, कुछ कन्वेंशंस हैं यानी रेसिड्यूरी पावर्स दैट आर अनरिटन एंड अनस्पेसिफाइड। जैसे हम ये कह रहे हैं कि उसको जो पावर्स मिल रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल रही है, उसको पावर मिल रही है आपके जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह हैं लोकसभा के, उससे उसको पावर मिल रही है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे कन्वेंशन के साथ में, मतलब एक कन्वेंशन यानी कि कोई एक प्रथा के रूप में वो डेवलप होती हैं और आगे चल के वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस बनती हैं और उनसे इसको पावर मिल जाती है। वो पावर्स कहीं पे भी रिटन नहीं होती हैं, कहीं पे भी स्पेसिफिकली उनके बारे में नहीं दिया गया होता है, बट वो सभी क्या होती हैं? अनरिटन होती हैं, अनस्पेसिफाइड होती हैं। अब हम इसके पावर्स और ड्यूटीज़ देख लेते हैं। तो इसकी सबसे पहली है कि मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम, रेगुलेटिंग द प्रोसीडिंग्स, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन विल बी फाइनल। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है, इसको थोड़ा समझिए। क्या कह रहा है कि जो लोकसभा का ऑर्डर है, डेकोरम है, उसको मेंटेन रखना सब इसका सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोकसभा की इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि वो ऑर्डर और डेकोरम जो लोकसभा का उसको मेंटेन रखे। ठीक है। उसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं लोकसभा की उनको रेगुलेट करे, और जो उसका इस ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करने में और प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने में जो डिसीजन होता है फाइनल अगर किसी का, तो वो होता है लोकसभा स्पीकर का। ठीक है। द डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर विल बी फाइनल इन द केस ऑफ प्रोसीडिंग्स, इन द केस ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजंस ऑफ, तो ये पार्लियामेंट के अंदर जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आएगी इन तीन चीज़ों की, तो उसका ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है। पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी जो लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसका फाइनल इंटरप्रेटर है, और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस, तो पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंट्स होते हैं हाउस के अंदर, उनका भी ये फाइनल इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। तो यहाँ पे बात हो रही है कोरम की। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोरम क्या होता है। तो कोरम होता है कि जो टोटल नंबर होते हैं ना उनका 1/10, मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि 500 जो है वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, हालांकि इससे ज़्यादा 545 है, बट हम ऐसा एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि टोटल स्ट्रेंथ 500 है। अब अगर कोई मीटिंग होती है, ठीक है, कोई लोकसभा की मीटिंग होती है, उसमें अगर 1/10 मेंबर्स नहीं आए हैं, यानी 500 का 1/10 हुआ 50 हुआ। तो अगर 50 मेंबर्स जो हैं वो नहीं आए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, वो उस मीटिंग में, लोकसभा की मीटिंग में नहीं आए हैं 50 से ज़्यादा, तो वो मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया, एडजर्न कर दी जाएगी या सस्पेंड कर दी जाएगी मीटिंग। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल है कि किसी भी मीटिंग को या कभी भी सेशन को चलने के लिए एक कोरम की ज़रूरत होती है, जो कि होता है 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो हाउस की अगर स्ट्रेंथ 500 है और अगर सेशन चलना है, मीटिंग होनी है, तो कम से कम आपके 50 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, तभी मीटिंग होगी, नहीं तो वो सेशन जो होगा वो, या वो मीटिंग जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी या एडजर्न कर दी जाएगी। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या कह रहा है, डज नॉट वोट इन फर्स्ट असिस्टेंस एक्सरसाइज कास्टिंग वोट। तो जैसे नॉर्मली कोई भी बिल जब आता है उस पर जब वोट करने की बारी आती है तो सब लोग करते हैं ना, या तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में यस या नो के लिए वोट करते हैं। तो ये जनरली फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब कि ऐसे अगर बिल आया और जैसे सारे मेंबर्स वोट कर रहे हैं, ये वोट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ही विल एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है इसको समझिए, निर्णायक मत। निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट क्या है कि जैसे अगर कोई बिल आया और उसमें 500 लोगों ने वोट दिए और 250 ने कहा यस और 250 ने कहा नो। अब यहाँ पे तो बात हो गई कि बिल का डिसीजन कैसे हो, बिल पास होगा कि नहीं होगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस में लोकसभा स्पीकर ने वोट नहीं किया था, लेकिन जो कास्टिंग वोट है, निर्णायक मत है, वो यहाँ पे ये करेगा जब यस और नो इक्वल हो जाएं, जब कोई बिल में टाई हो जाए, बिल की वोटिंग में टाई हो जाए और उसका वो पास ना हो, तो वहाँ पे कास्टिंग वोट ये करेगा। ठीक है, ये इसकी पावर है। प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग। कभी कभी क्या होता है कि कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, वहाँ पे उस पर डिबेट हुआ और वहाँ से पास नहीं हुआ, या राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में गया, वहाँ उसमें वो पास नहीं हुआ। तो जब कभी ऐसे दोनों हाउसेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा, यानी इस जॉइंट सिटिंग का, जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों का जो जॉइंट सिटिंग होगी, संयुक्त बैठक होगी, उसका अध्यक्ष यानी उसका जो प्रेसिडेंट होगा या उसको जो प्रिसाइड करेगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फिर है कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस रिक्वेस्ट बाय लीडर। मतलब जो लीडर ऑफ द हाउस होगा, वैसे अमूमन लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है, बट अभी हम इसके आगे बताएंगे कैसे क्या और उसमें और चीज़ें हैं। तो अगर लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट करता है लोकसभा स्पीकर से, तो वो सीक्रेट सिटिंग भी हाउस की वो अलाउ कर सकता है। डिसाइड्स वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट। सबसे बड़ी पावर जो कही जाती है लोकसभा स्पीकर की वो यही है कि उसके हाथ में ये पावर होती है कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है ये डिसाइड करना। क्योंकि क्या होता है कि मनी बिल को गवर्नमेंट चाहे तो मिसयूज़ कर सकती है, क्योंकि मनी बिल के केस में राज्यसभा को पावर्स नहीं मिली हैं कि अगर कोई मनी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं कि उसको अमेंड कर सके, उसको रोक सके, कुछ नहीं। 14 दिन तक वो रख सकती राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने पास, और राज्यसभा अगर कोई अमेंडमेंट के लिए लोकसभा को सजेस्ट करती है तो लोकसभा कोई मजबूर नहीं है कि उसके सजेशन को माने। अगर वो दोबारा भेज देती तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा। कुल मिला के मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास में पावर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो
मनी बिल का मिसयूज हो सकता है, इसलिए इसको ये पावर दी गई कि लोकसभा स्पीकर डिसाइड करे कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। आपको अभी हम पहले भी पुराने लेक्चर में बता चुके हैं कि 10th शेड्यूल में किस तरीके से जो दल बदल कानून है, ठीक है, तो 10th शेड्यूल के अंडर में कैसे किसी को कोई डिसक्वालीफाई हो सकता है वो हम देखते हैं, और उसमें डिसक्वालीफाई करने की पावर जो है वो किसके पास है, वो लोकसभा स्पीकर के पास है। इसके अलावा हम इसकी पावर्स देख लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हम पिछले में बता चुके हैं, इसमें बताएंगे तो और लेट हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब देखिए ये चीज़ ध्यान समझिएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, पदेन जो है ये क्या बोलते हैं इसको, पदेन अध्यक्ष होता है जो भारतीय संसदीय समूह है उसका। क्या है भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप? तो जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट होगी, अमेरिका की होगी, ब्रिटेन की होगी, यूक्रेन की होगी, रसिया की, ऐसे जो दुनिया की सारी हैं पार्लियामेंट्स हैं, उनकी जब मीटिंग्स होती है वहाँ पे जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो चेयरमैन के रूप में जाएगा वो कौन जाएगा, हमारा लोकसभा स्पीकर जाएगा। क्लियर है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ कंट्री। अगर जो हमारी जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, यानी कि जो भी हमारी विधायी अंग हैं हर राज्य के, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ ऑफ कंट्री, जितने भी राज्य हैं उनमें जो वो विधायी भाग होता है, जैसे हमारी विधानसभा हो, विधान परिषद है, तो इन सब के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका जो ग्रुप है उनमें जब उनकी कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी हेड कौन होगा, उनका भी हेड जो होगा या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा लोकसभा का स्पीकर। और इसकी क्या पावर है? अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ लोकसभा। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है लोकसभा की, उनके अध्यक्ष को ये अपॉइंट करता है, उनके चेयरमैन को ये अपॉइंट करता है, और खुद भी ये चेयरमैन होता है 3 कमेटीज़ का। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। कौन कौन सी कमेटी है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स कमेटी, द जनरल पर्पस कमेटी। ठीक है, 3 कमेटीज़ का जो आपका ये लोकसभा स्पीकर है वो हेड होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं बहुत तेज़ी से। तो प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो टेन्योर है उसको सिक्योरिटी दी गई है, मतलब इसका टेन्योर ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। क्या प्रोसेस है बता तो चुका हूँ वैसे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो क्या प्रोसेस होता है कि पहली बात तो 50 मेंबर्स जो है वो सपोर्ट करेंगे, तो एक रेजोल्यूशन आता है, और वो रेजोल्यूशन भी 14 डेज पहले उसके बारे में इनको बताना होगा लोकसभा स्पीकर को कि भाई हम आपके खिलाफ जो है, आपके अगेंस्ट में हम रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो रेजोल्यूशन लाना होगा 14 दिन पहले, बताना होगा, और उसके बाद में उस रेजोल्यूशन को लाने के लिए पहले तो बात तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। जब 50 मेंबर का सपोर्ट मिल भी जाएगा, उसके बाद जब उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग भी होगी तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से होगी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से वोटिंग नहीं होगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से हम आपको फिर जल्दी बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों को इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी में क्या है, जैसे अगर हमारे यहाँ सेशन में हमारे हाउस में 500 मेंबर है टोटल, ठीक है, तो इसकी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होगी? 251। ठीक है, हाफ प्लस 1 जो है इसकी वो मेजॉरिटी होगी ऑर्डिनरी। ठीक है, सामान्य। दूसरी होती है अफेक्टिव मेजॉरिटी। दूसरी क्या होती है? अफेक्टिव मेजॉरिटी जो दूसरी होती है, अफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि टोटल नंबर की मेजॉरिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, कितने प्रेजेंट है उनमें से कितने वोट कर रहे हैं। जैसे 500 आपके जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। जो अभी मैंने बताई वो थी इफेक्टिव मेजॉरिटी, अभी ये हम बता रहे हैं ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। सॉरी फॉर दिस, सॉरी। जो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी होती है, जैसे 500 का हमारा सेशन है, 500 मेंबर्स हैं हमारे हाउस में, और उसमें अगर 2 केस हो सकता है। एक तो जनरल
कि उसके हाफ प्लस 1 हो जाएगा। एक है कि जितने लोग वोट करने आए, मान लिया 400 लोग वोट करने आए हैं। कितने लोग वोट करने आए हैं? 400। अब जितने लोग वोट करने आए हैं इनका हाफ प्लस 1 यानी कि 201। तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा है, ये कम है। तो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी होती है कि जितने लोग वोट करने आए हैं, जितने लोग वोट करने आए हैं उनका जो है हाफ प्लस 1, ठीक है। और अफेक्टिव मेजॉरिटी होती है कि टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्लस 1, सॉरी, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस प्लस 1। तो ये होता है 251। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है। अगर 400 लोग वोट करने आए हैं तो भी उसको कितना वोट चाहिए? 251 वोट चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 201 नहीं चाहिए, हाफ प्लस 1 इसका नहीं चाहिए। जितने लोग प्रेजेंट है उसका हाफ प्लस 1 नहीं, टोटल जितने मेंबर्स हैं उनका हाफ प्लस 1 यानी कि यहाँ पे बैठेगा 251। तो ये है आपका अफेक्टिव मेजॉरिटी जो 251 है, ठीक है, टोटल नंबर का हाफ प्लस 1। और ये आपकी ऑर्डिनरी मेजॉरिटी है कि जितने लोग प्रेजेंट है, जितने लोग वोट करने आए हैं उनका हाफ प्लस 1, ठीक है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा आपको वहाँ पे गलत बोल दिया, थोड़ी सी कंसंट्रेशन लैक हुई मेरी। ये बेसिक है, इसको भूलिएगा नहीं, एक बार फिर से उसको रिपीट पे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका टेन्योर जो है, मतलब इसको पद से हटाना जो है, इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट चार्ज ऑन CFI, यानी कि जो इसके सैलरी और अलाउंस है वो फिक्स किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, और वो चार्ज होते हैं CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि पर। आपको पता है कि जहाँ पे भारत की संचित जो चीज़ें भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती हैं, उस पर भारित होती हैं, तो वो उन पे कोई वोटिंग या कोई डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। हर साल जैसे उस पर वोटिंग डिस्कशन नहीं होगा बजट में, ये सब चीज़ें बजट से अलग काउंट करते हैं। इसके बाद है, नहीं ऐसा नहीं कि बजट से अलग काउंट करते हैं, तो इस पर डिस्कशन नहीं होता बजट की तरीके से। इसके बाद है वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन लोकसभा, जो इसके काम होते हैं, जो इसका कंडक्ट होता है वो लोकसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पावर्स ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर एंड कंडक्टिंग बिजनेस एंड मेंटेनिंग ऑर्डर इन हाउस आर नॉट सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो देखिए इसका पूरा सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रोसीजर होता है लोकसभा का, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है, या जो हाउस का ऑर्डर मेंटेन करने के जो कुछ भी वो काम लोकसभा स्पीकर करता है, वो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर है कास्टिंग वोट, वही जो हमने भी बताया था कि जब किसी बिल पे दोनों यस या नो दोनों की तरफ टाई हो जाए, किसी बिल पे जब वोटिंग हो रही लोकसभा में और वहाँ पे टाई हो गया, तो वहाँ पे फाइनल डिसीजन किसका होगा? फाइनल वोट यानी कास्टिंग वोट जो होता है जिसको बोलते हैं, वो होगा लोकसभा स्पीकर का। इसके अलावा इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 7th रैंक विथ CGI हाइयर देन मिनिस्टर्स एक्सेप्ट PM एंड CM। तो जो वो क्रम होता है ना कि सबसे ऊपर भारत का राष्ट्रपति है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे जो चीज़ें, ऐसे जो क्रम हमारे यहाँ है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें ये 7th नंबर पे आता है। और इसके साथ साथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में ये 7 नंबर पे आता है, और सभी मिनिस्टर से ऊपर है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो है वो सभी मिनिस्टर से ऊपर है, लेकिन केवल 2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनसे ये नीचे होता है, एक है आपके PM और एक है आपके CM। तो ये है, इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर का सारा कुछ ख़त्म किया। अब हम देखेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए डिप्टी स्पीकर भी वही है कि जब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हीं में से वो इलेक्ट होता है, उन्हीं में से वो चुना जाता है। और इलेक्ट्स आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स्ड बाय द स्पीकर। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में ही इसको डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा, और जो उसके इलेक्शन की डेट होगी वो डिसाइड की जाएगी स्पीकर के द्वारा, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेटमेंट में भी डाल सकता है। ये सब छोटे छोटे फैक्ट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको स्किप ना करिएगा कभी। ही में वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन 3 केसेज, 3 केसेज में वो अपना ऑफिस रिजाइन कर सकता है, मतलब उसका ऑफिस जो होगा, उसका जो पद होगा वो वैकेंट यानी रिक्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है इफ़ ही सीजेज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रह गया, ठीक है, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रह गया तो फिर तो
जाहिर सी बात है कि जब वो लोकसभा का मेंबर नहीं है तो वो डिप्टी स्पीकर भी नहीं रह जाएगा, उसकी सीट अपने आप वैकेंट हो जाएगी। दूसरी बात, रिजाइंस बाय राइटिंग टू स्पीकर, वो अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र दे सकता है। किसको? स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को। उसके बाद है रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और वो भी इफेक्टिव मेजॉरिटी, जो हमने पिछले सेशन में बताया जो आपके लोकसभा स्पीकर के बारे में था, वही सेम यहाँ भी है कि 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, और जो इसको रिमूव करने का, इसको हटाने का रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, ठीक है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिप्टी स्पीकर इज नॉट द सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस। ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है डिप्टी स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट नहीं है, नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। याद रखिएगा, ऐसा मतलब होता है ना कि भाई वो स्पीकर है, ये डिप्टी स्पीकर है, तो जाहिर सी बात है उसका ये सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ होगा। तो ये अधीनस्थ नहीं होता है स्पीकर का कभी भी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर का अधीनस्थ नहीं होता है, सबऑर्डिनेट नहीं होता है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रत्यक्ष जो है वो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी होते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रिविलेज में क्या आएगा? तो ये आएगा वेन एवर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन। अगर जो जैसे प्रेजेंट टाइम में लोकसभा चाहे उसका एक डिप्टी स्पीकर होगा, अगर वो किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बना, अगर वो पर्सन जो डिप्टी स्पीकर है वो अगर कभी भी आपके पार्लियामेंट्री कमेटी का, संसदीय समिति का अगर सदस्य बनेगा, तो वो अपने आप ही उस संसदीय समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। ये बेसिक सा इसका प्रिविलेज है, जो क्लियर, इसको याद रखिएगा। डेप्यूटी स्पीकर इज इंटाइटल्ड टू बी अ रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, थोड़ा सा जल्दी बोला, समझिएगा। जो आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है, इसके जो सैलरी और अलाउंसेज हैं वैसे ही फिक्स जैसे कि स्पीकर में था, पार्लियामेंट के थ्रू फिक्स किए जाएंगे, मतलब पार्लियामेंट वो फिक्स करती है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं, भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं इसके जो भी सैलरी और अलाउंसेज होते हैं, वेतन भत्ते सभी कुछ, ठीक। अब एक चीज़ याद जान लीजिए, एक कन्वेंशन है इससे जुड़ा हुआ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से जुड़ा हुआ एक कन्वेंशन है कि जब 10th लोकसभा तक, कब तक, जो 10वीं लोकसभा थी वहाँ तक, जब हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो ये दोनों होते थे रूलिंग पार्टी से। जैसे अभी भाजपा की सरकार है, तो 10वीं लोकसभा तक क्या होता था कि जो जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का स्पीकर और उसी पार्टी का डिप्टी स्पीकर होता था। फिर 10वीं जो लोकसभा थी वहाँ से क्या हुआ, स्पीकर जो होगा, ठीक है, आफ्टर 10th लोकसभा स्पीकर आपका होगा या तो रूलिंग पार्टी से या उसकी किसी अलायंस से, ठीक है। और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो आपका होगा अपोजिशन पार्टी से। याद रहेगी ये चीज़। तो अगर हम आपसे पूछें कि स्पीकर प्रेजेंट टाइम में कहाँ से होगा, रूलिंग पार्टी और उसके अलायंस से होगा, और डिप्टी स्पीकर कहाँ से होगा, मेन अपोजिशन पार्टी से होगा, जो मेन विपक्ष की पार्टी होगी उससे होगा, विपक्षी दल जो होगा। लेकिन 10वीं से पहले क्या होता था, दोनों के दोनों रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका थोड़ा सा ओथ एंड अफर्मेशन। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये स्पेशली कोई इस पद के लिए कोई ओथ या अफर्मेशन नहीं लेता, शपथ वगैरह नहीं लेता है। अब हम ये थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं डिप्टी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो ये क्या था, ओरिजिनेट हुआ था ये पद जो था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में ओरिजिनेट होता है, ये पद बनता है, ठीक है। और किसके थ्रू बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919। देखिए ये सब जो एक्ट्स है ये आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं और पार्लियामेंट चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मैं पार्लियामेंट पढ़ाने के बाद ही मैं उस पे जाता हूँ, ठीक है। तो अभी ये सब ऐसे जान लीजिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, उसी के बेसिस पे 1921 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो था, ये पोस्ट, जो ऑफिस था, ये लाया गया, ये पद लाया गया। और इसमें एक्चुअल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं था, मतलब पोस्ट यही थी, लेकिन इसको बोलते थे, स्पीकर को बोलते थे प्रेसिडेंट, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर को बोलते थे वाइस प्रेसिडेंट। इस मतलब स्पीकर को क्या बोलते थे 1921 में, जब ये पोस्ट बनी थी दोनों, तो 1921 में इस स्पीकर को बोलते थे प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर को बोलते थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे पहले क्या होता था 1921 में, तो ये बना, इससे पहले क्या स्पीकर वगैरह नहीं होते, तो इससे पहले क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है, जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो प्रिसाइड करता था ओवर मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड यानी कि उनकी अध्यक्षता कौन करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल करता था। फिर 1921 में ये पद आ गए, फिर ये लोग करने लगे, जैसे कि आज तक होता आया है, ठीक है। तो स्पीकर को प्रेसिडेंट बोलते थे, बट ये प्रेसिडेंट जो आज के प्रेसिडेंट है वो नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये प्रेसिडेंट जो है, स्पीकर को प्रेसिडेंट बोलते थे और डिप्टी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट बोलते थे, अकॉर्डिंग टू द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो हमारे फर्स्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो स्पीकर थे हमारे पहले फ्रेडरिक वाइट, और डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्पीकर याद रखिए, फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे, फ्रेडरिक वाइट, और पहले डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर, ये दोनों इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड, फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे विट्ठल भाई जे पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये थे विट्ठल भाई जे पटेल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। तो जब आगे देखते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था, आपका स्पीकर को प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उस ऑफिस को लाया गया, उस पद को लाया गया। और 1935 के एक्ट में, किसके एक्ट में, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, वही जो प्रेसिडेंट था उसको बना दिया गया, उसी को बोला गया स्पीकर, और जो वाइस प्रेसिडेंट था उसको बोला गया डिप्टी स्पीकर, जो आज तक चला आ रहा है, ठीक है। ओल्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूड टिल 1947। हुआ क्या कि ये एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इसमें कह दिया गया कि स्पीकर, मतलब जो प्रेसिडेंट कहा जाता था वो हो गया स्पीकर, ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट था वो क्या हो गया, डिप्टी स्पीकर, ठीक। तो ये जो आया ये था फेडरल पार्ट, यानी जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब हम इस एक्ट को पढ़ाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ये तो आप पहले से जानते हैं। तो ये जो है हमारे फेडरल पार्ट का मतलब संघीय शासन का एक भाग था, और आपको ये चीज़ बताई जाएगी उस एक्ट को पढ़ाते समय कि इस एक्ट के जो फेडरल पॉइंट थे, जो संघीय बातें थीं हमारे संघीय चीज़ों को लेके, उनको लागू नहीं किया गया था। तो ये चीज़ लागू हुई जाके 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ
जब फेडरल सिस्टम हमारा इसका जो दिए हुए फेडरल सिस्टम थे वो हमने जब लागू किए, तब जो है ये 1947 में इस प्रेसिडेंट को स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट को डिप्टी स्पीकर कहा गया। उससे पहले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही कहा जाता था। और इसके बाद हम देखेंगे मावलंकर के बारे में। तो मावलंकर के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मावलंकर के बारे में जब हम देखते हैं तो आपको बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके भी स्पीकर रहे हैं, और प्रोविजनल जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाई गई थी, परमानेंट नहीं थी, प्रोविजनल जो थी, उसके भी ये स्पीकर रहे हैं, ठीक। और ये लोकसभा के स्पीकर रहे 1946 से 56 तक, एक डिकेड तक ये रहे हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। मावलंकर लोकसभा स्पीकर रहे 1946 से 1956। इसके बाद है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। चलिए, तो आपका डिप्टी स्पीकर भी आपका हो चुका है, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, इसका चेयर जब पैनल देखते हैं तो अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट्स from amongst the member not more than 10 persons, preside in absence of speaker and deputy speaker, not in case of vacant seat, president will appoint। तो देखिए, जो चेयर पर्सन होते हैं उनका एक पैनल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अमूमन इतनी छोटी चीज़ है कि लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। इसमें मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10 लोग हो सकते हैं। और ये कहाँ से अपॉइंट होंगे? लोकसभा से ही अपॉइंट होंगे, कहीं बाहर से अपॉइंट नहीं किया जाता इनको, लोकसभा से ही अपॉइंट होंगे, ठीक है। और कौन करता है इनको? स्पीकर नॉमिनेट करता है। कौन करता है? स्पीकर जो करता है नॉमिनेट, यानी मनोनीत किए जाते हैं 10 लोग एज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। और ये लोग क्या करते हैं, जिस समय कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा स्पीकर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो ये लोकसभा को प्रिसाइड करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सीट वैकेंट है तो नहीं, सीट अगर वैकेंट है तो ये नहीं काम करेंगे। सीट वैकेंट का मतलब कि अगर उसने डिप्टी स्पीकर ने रिज़ाइन कर दिया है, या उनकी लोकसभा की मेंबरशिप कैंसिल होगी, जिसकी वजह से वो पहला पॉइंट जो था कि अगर वो मेंबर ही नहीं रहेगा लोकसभा के तो वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं रह जाएंगे। तो उस केस में नहीं, अगर उनको रिजोल्यूशन से उनको हटाया गया, उनको रिमूव किया गया पद से, तो भी ये जो है प्रिसाइड नहीं करेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एब्सेंट हैं तो ये प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। और अच्छा, उस केस में जिस समय उसको पद से हटा दिया गया है, कोई प्रिसाइड करने वाला नहीं है, अगर सीट वैकेंट है, रिक्त है, तब उस समय प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है किसी को एज ए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जो भी है प्रिसाइड, जो ओवरऑल आप कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी जो अध्यक्षता करेगा उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इन द केस ऑफ इन केस इफ सीट इज़ वैकेंट, ठीक है। याद रहेगा, ये सारे पॉइंट जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे की पॉइंट हैं जो अक्सर छोटे नोट्स में नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आप पढ़ने जाएंगे, अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत है यार, और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उन सब में ये पॉइंट मिलेंगे। लेकिन छोटी मोटी किताबों में ये पॉइंट नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत छोटे पॉइंट है, और नोट्स को और वीडियो लेक्चर्स को लोग कम करने के चक्कर में ना ये सब पॉइंट छोड़ देते हैं। और हम लोग की भी गलती होती है, जब हम लोग पढ़ा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वीडियो ज़्यादा लंबी उसकी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अरे इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, छोटी देख लो, इसमें भी तो वही चैप्टर पढ़ाया है। लेकिन आप कभी जो लॉन्ग वीडियो है और जो शॉर्ट वीडियो है, दोनों को एक बार देखिए और कंपैरिजन करिए कि क्या अंतर है दोनों में, क्यों ये वीडियो इतनी बड़ी है, क्या ऐसा अंतर बताया गया है। तो हम आप ही उनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि छोटी वीडियो को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, छोटी वीडियो तो ज़्यादा भागते हैं, तो लोग छोटी बनाते हैं। तो हम आपने ही उनको प्रेरित किया है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें मिस नहीं करने वाली होती हैं। आप देख के पढ़ाइए, आप लिख के पढ़ाइए, आप स्लाइड लगा दीजिए। आप देखते हैं बहुत सारे टीचर स्लाइड लगा के पढ़ाते हैं, सब कुछ है,
वो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन आपको समझ में आए और आपका कोई पॉइंट ना छूटे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाने वाले की। तो हम ये चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। वीडियो जितनी लंबी होनी हो जाए, आप अगर आपको सच में पढ़ना हो तो आप वीडियो हमारी देखेंगे, ठीक है। खैर, इसके बाद आता है स्पीकर प्रोटेम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ ही जाता है थोड़ा मोड़ा। इसके बाद आपका है स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम, तो स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा वैकेट सीट्स इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो होता क्या, देखिए इलेक्शन हुआ तो एक लोकसभा का जब टाइम पूरा हो गया 5 साल का, तो जब एक लोकसभा का टाइम 5 साल का पूरा हो जाता है तो क्या होता है कि नई लोकसभा बनी। नई लोकसभा में जब नई लोकसभा बन जाती है तब तक पुराना वाला स्पीकर जो पिछली लोकसभा का है वो नहीं सीट खाली करता है। जब नई लोकसभा की पहली मीटिंग होनी होती है उस समय पे पहला वाला स्पीकर अपनी सीट खाली करता है, और इमीडिएट तौर पे नए स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया जा सकता मेंबर्स में से। तो क्या करता है राष्ट्रपति कि जो नई लोकसभा बनी है ना, उसी में से किसी एक को, जो नई लोकसभा बनी है उसी में से किसी एक को एज ए स्पीकर अपॉइंट करता है, ठीक है, एज ए स्पीकर अपॉइंट करता है, और उसको अपॉइंट करता है एज ए स्पीकर प्रोटेम, एज ए प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और इसको ओथ भी कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ही दिलाता है, ठीक। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, और इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो नई लोकसभा है इसका सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जनरली, नई लोकसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर जनरली कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। इसको ओथ भी कौन दिलाता है, ओथ भी दिलाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा। सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करता है। क्या था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक लोकसभा भी चल रही है, अगली लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उसका रिजल्ट आया, नई लोकसभा की पहली मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग तक जो पुरानी वाली लोकसभा थी, नई वाली लोकसभा की पहले दिन की मीटिंग तक वो स्पीकर रहता है, उसके बाद वो अपनी सीट खाली करता है। अब जब उसने सीट खाली कर दी तो तुरंत नया स्पीकर तो इलेक्ट किया नहीं जा सकता, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जो मेंबर्स नई लोकसभा के हैं उन्हीं में से किसी एक को स्पीकर प्रोटेम बना देता है, प्रोटेम स्पीकर बना देता है। और ये बनाता है अक्सर क्या होता है, यूजुअली वो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है लोकसभा का, उसको बना देता है, और वो जब तक नया स्पीकर नहीं चुना जाता तब तक के लिए वो स्पीकर रहता है। तो यानी पहली जो मीटिंग होती है वो कौन प्रिसाइड करता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है, तो प्रोटेम स्पीकर करता है, ठीक। और उसको ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके पास जब तक वो है तब तक उसको सारी स्पीकर की पावर्स मिली रहेंगी। His main duty is to administer oath to the new member. He also enables the house to elect the new speaker. Hence temporary office existing for few days. तो क्या क्या चीज़ें हो गई कि भाई वो टेम्परेरी ऑफिस होता है, ठीक है, अस्थायी पद है जो कुछ दिनों के लिए होता है जब तक कि नया स्पीकर नहीं होगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी नए मेंबर इलेक्ट होते हैं लोकसभा में उनको शपथ दिलवाना, ठीक है, उनको ओथ दिलवाना किसका काम है, प्रोटेम स्पीकर का काम है। और नए स्पीकर के इलेक्शंस भी ये कराता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आते हैं सीधे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आज आपका लोकसभा का काम आपने कर दिया खत्म, अब आएगा आपका राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज नोन एज चेयरमैन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है,
ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो या पदेन का मतलब क्या होता है कि जैसे उपराष्ट्रपति जब आपके वेंकैया नायडू हैं, ठीक है, तो वेंकैया नायडू थे तो वो आपके अपने आप चेयरमैन बन गए राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। अब वो ना हो अगर उनकी जगह दूसरा उपराष्ट्रपति बना, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वेंकैया नायडू बने रहेंगे राज्यसभा के सभापति, नहीं, जो भी उस पद पे होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होगा वो राज्यसभा का आपका चेयरमैन होगा। इसी को बोलते हैं पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। आप बहुत सुनते हैं ना, नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन, पदेन प्रधानमंत्री पदेन, तो ये पदेन का मतलब होता है कि उस पद पे जो व्यक्ति बैठा है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि उस ऑफिस पे जो बंदा बैठा है वही हेड होगा, ठीक है। उस ऑफिस का बंदा अगर चेंज हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा वहाँ भी रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट है वही हमारा राज्यसभा का चेयरमैन होगा। वो व्यक्ति जब वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटेगा तो फिर वो राज्यसभा का चेयरमैन भी नहीं रह जाएगा। ठीक, क्लियर है ये चीज़। फिर है व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस, जैसे क्या होता है अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट किसी रीज़न से रिजाइन कर दें, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह एज ए प्रेसिडेंट वर्क करता है, तो उस समय ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐसा है कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनते रहिए और शॉर्ट में अपना नोट्स अगर बनाना है तो बनाते रहिए। बाकी लक्ष्मीकांत पे आप लाइन टू लाइन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मतलब अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है तो उसको पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाना होगा। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाने पर ही उसको चेयरमैन की पोस्ट से हटाया जा सकता है, अदरवाइज और कोई इसका प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर पावर्स एंड फंक्शन आर सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाउएवर स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू स्पेशल पावर्स। पहला देखिए, जितनी भी पावर्स स्पीकर ऑफ लोकसभा की थी वैसी ही पावर इसकी राज्यसभा में होंगी जैसे उसकी लोकसभा में थी। केवल दो ऐसी पावर्स हैं जो स्पीकर के पास इससे एक्स्ट्रा होती है। जैसे पहला कि स्पीकर किसी बिल को मनी बिल अनाउंस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, इसके पास ऐसी पावर नहीं होती है, ठीक है। और स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर, हाँ, और जो स्पीकर होता है आपका हमने आपको बताया कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसका जो उसको प्रिसाइड करता है, जो उसका हेड होता है, वो कौन होता है, तो वो होता है लोकसभा का स्पीकर। वहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता। तो ये दो स्पेशल प्रिविलेज हैं लोकसभा के स्पीकर को, इसको नहीं है। और क्या क्या इसमें बात थी कि अनलाइक स्पीकर चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। देखिए, जो स्पीकर होता है वो कहाँ से इलेक्ट किया जाता है, लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है, उन्हीं में से चुना जाता है। लेकिन जो हमारा चेयरमैन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। उधर वो होगा लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का मेंबर होगा, बट ये नहीं होगा। लाइक स्पीकर चेयरमैन ऑल्सो कांट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ही टू कैन कास्ट अ वोट इन द केस ऑफ एनी इक्वलिटी ऑफ वोट्स। सेम वही स्पीकर वाली बात कि जैसे स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब पहली बार में वोट नहीं करेगा, लेकिन निर्णायक मत देगा, यानी कास्टिंग वोट जो है उसको वो एक्सरसाइज करेगा। जहाँ पे वोट इक्वल होगा, किसी बिल को लेके यस नो वाली बात होगी, तो अगर टाई हो गया तो वहाँ पे वोट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन व्हेन अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। तो देखिए, अगर ये कह रहा है कि अगर जो है इसके खिलाफ रिजोल्यूशन आया हुआ है ना, तो उस समय प्रिसाइड नहीं करेगा। जैसे कि लोकसभा स्पीकर के बारे में था कि जिस समय उसके खिलाफ रिजोल्यूशन आ रखा है उसका रिमूवल का, उस बीच में वो प्रिसाइड नहीं करेगा, वैसे इसका भी सीन है, ठीक है। However, he can be present and speak in the house and can take part in the proceeding without voting. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा कि जब उधर क्या था, जब स्पीकर जो है, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का रिजोल्यूशन आ रखा है, तो उस समय क्या हुआ कि जो स्पीकर है वो उस रिजोल्यूशन के टाइम के पीरियड में भी प्रिसाइड तो नहीं करेगा, लेकिन वो लोकसभा में बैठ सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है और फर्स्ट इंस्टेंस में वोट भी कर सकता है, जैसे सारे मेंबर करते हैं। मतलब वो स्पीकर के रूप में उसके सारे उत्तरदायित्व तो खत्म हो जाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उतने टाइम में, ड्यूटी नहीं होगी, पावर नहीं होगी, लेकिन एज ए मेंबर उसकी सारी पावर्स होंगी। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के पास ऐसा नहीं है। वो अगर उसके ऊपर खिलाफ रिमूवल का वो चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा है,
अभी अंडर प्रोसेस है, तो उस समय वो चेयरमैन तो नहीं रहेगा, लेकिन वो राज्यसभा की मीटिंग में आ सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वोट नहीं कर सकता। इट इज़ क्लियर है। सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करें तो इसके सैलरीज और अलाउंसेस फिक्स होते हैं बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सैलरीज और अलाउंसेस किस पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बाय द पार्लियामेंट। और चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। किस पे चार्ज होते हैं, किस पे भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन एक्ट्स एज प्रेसिडेंट नॉट इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही पेड द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सच टाइम। तो जिस समय वो एक प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहा है, उस समय उसको जो भी सैलरी वगैरह अलाउंसेज मिलेंगे तो वो प्रेसिडेंट वाले मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या है, इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम एमंग्स इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डेप्यूटी चेयरमैन की। किसकी बात कर रहे हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो वो जो मेंबर हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इन्हीं में से वो इलेक्ट किया जाता है, बाहर से नहीं होता है। और वो अपनी उसका जो ऑफिस है, जो डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस है, पद है, वो वैकेंट होता है, रिक्त हो जाता है। कब रिक्त होता है, इफ़ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब अगर वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं रह गया तो जाहिर सी बात है कि उसका जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, रिजाइंस बाय राइटिंग टू द चेयरमैन। वो अब अगर जो चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन जो है, वो जाहिर सी बात है राज्यसभा का मेंबर है, तो अगर राज्यसभा का मेंबर नहीं, तो डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहेगा, तो पहला पॉइंट तो एकदम कैजुअल सा है कि भाई वहाँ पे सीट वैकेंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वो रिजाइन कर दे। किसको रिजाइन देगा, चेयरमैन को देगा। ठीक है, रेजिग्नेशन ये किसको देता है, तो चेयरमैन को देता है, रिजाइन टू चेयरमैन। ठीक है, रेजिग्नेशन देगा वो चेयरमैन को, और तब भी उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी, वो ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। और तीसरा, रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 14 डेज एडवांस नोटिस। वही सेम प्रोसीजर, रिजोल्यूशन आना चाहिए उसके अगेंस्ट में, इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ नहीं आना चाहिए। 40 डेज पहले उसको एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम जब देखते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। वही सेम चीज़ कि ये सबऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी कि अधीनस्थ नहीं है। राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन का अधीनस्थ नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है राज्यसभा के लिए सीधे सीधे। ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। व्हेन एक्ट एज चेयरमैन हैव ऑल द पावर्स ऑफ चेयरमैन। जाहिर सी बात है, जब वो चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है, जिस समय मान लिया किसी समय चेयरमैन मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो मौजूद नहीं है, तो ये एज ए चेयरमैन एक्ट करेगा। ठीक है, और जब चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा सारी पावर्स इसको मिलेंगी। सैलरी और अलाउंस जो है वही फिक्स बाय द पार्लियामेंट एंड चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें जो सब में हमको मिलती हैं अक्सर, जहाँ पे चेंज होगा हम उसको आपको स्पेसिफिकली हम ध्यान दे के बताएंगे। ठीक है, फिर है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस हैव सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। ठीक है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ईच हाउस हैव सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओन। जो भी मतलब दोनों हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उनके अपने सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है, सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है उसका जो रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, जो उसका जो भी नियुक्ति होगी जिस भी तरीके से, वो सब प्रोसीजर डिसाइड करती है पार्लियामेंट, रेगुलेट भी करती है पार्लियामेंट। और सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। ही इज अ परमानेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, जो सेक्रेटेरिएट है
पार्लियामेंट में दोनों हाउस का अपना अपना सेक्रेटेरिएट होता है, अपना अपना स्टाफ होता है, पार्लियामेंट उनके रिक्रूटमेंट वगैरह डिसाइड करती है, एक जनरल सी बात है। अब कह रहा है उस सेक्रेटेरिएट का एक अपना हेड होता है हर हाउस का, और वो होता है एक फिक्स ऑफिसर, एक मतलब एक परमानेंट ऑफिसर होता है जिसको डिसाइड करता है उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो ये है आपका सेक्रेटेरिएट, ये सेक्रेटेरिएट है, इसमें एक हेड होगा, ठीक है। इस हेड को बोलेंगे सेक्रेटरी जनरल। क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी जनरल। ये होगी आपकी परमानेंट ठीक है, परमानेंट अपॉइंटमेंट होती है। कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ऑफ हाउस, ठीक है। और कुछ इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर हाउस का अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, ठीक है। उस स्टाफ का, हर हाउस का अपना हेड होता है, वो हेड को अपॉइंट करता है उसी हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का अपना सेक्रेटेरियल यानी जो सचिवालय है या जो सेक्रेटेरियल है उसका स्टाफ है, सचिवालय का स्टाफ है, उसको कैसे उसका रिक्रूटमेंट होना है ये तो डिसाइड करता है आपका जो पार्लियामेंट है। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा का अगर हमको सचिवालय का हेड देखना है तो उसको हम बोलेंगे क्या? सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे। और सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन कर रहा है? लोकसभा में अगर करना है तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा का स्पीकर करेगा, और अगर राज्यसभा में करना है तो राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो करेगा। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में। अब हम इसके बाद देखते हैं लीडर्स इन पार्लियामेंट। लीडर्स इन पार्लियामेंट में हम क्या करते हैं कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। और इसके बाद हम मिलेंगे लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट में, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और हम इसमें देखेंगे विप। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, अगर उसमें कुछ आपका सजेशन है तो आप उसको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो सीरीज़ में आ रही हैं उसका अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और बाकी हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।